अस्सलामुअलैकुम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्टिलेज फॉर्मिंग ट्यूमर्स की। इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये वो ट्यूमर्स होते हैं जो कि हाईलाइन कार्टिलेज की ग्रोथ को एक्सेसिव कर देते हैं, और इनमें बिनाइन कार्टिलेजनस ट्यूमर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू द मैलिग्नेंट, वो ज़्यादा कॉमन होते हैं। अब तीन पढ़ेंगे हम, ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा, कॉन्ड्रोमा और कॉन्ड्रोसार्कोमा। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा। इसका दूसरा नाम है एक्सोस्टोसिस। ये एक बिनाइन कार्टिलेजनस ट्यूमर है जिसकी जो कैसा होगा, एज अ पेडांक्यूलेटेड। देखें, ये है इसका स्ट्रक्चर, जिसमें जो इसकी स्टॉक है वो बोनी है, जिसकी वजह से इसे ऑस्टियो बोला। जो इसकी कैप है वो कार्टिलेजनस है, जिसकी वजह से इसे कॉन्ड्रोमा बोला। तो दिस कंसिस्ट ऑफ बोनी स्टॉक एंड द कार्टिलेजनस कैप। आफ्टर डैट ये मैन को 3 टाइम्स ज़्यादा अफेक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू वुमेन। 85% ये सॉलिटरी होते हैं और 15% जो होते हैं एसोसिएट कर रहे होते हैं विद द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज नोन एज मल्टीपल हेरिडिटरी एक्सोस्टोसिस सिंड्रोम। एक सिंड्रोम से ये रिलेट कर रहे होते हैं। लोकेशन की बात कर रहे हैं तो ये जितने भी कार्टिलेजनस ट्यूमर होते हैं ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं उन बोन्स को जो कि एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से डेवलप हुई हैं। ये अराइज करते हैं इन द मेटाफिसिस ऑफ द लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स कौन सी हैं? जो कि नियर नी है, नी के अराउंड टीबिया एंड द फीमर, उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद ये स्लो ग्रोइंग मासेस होते हैं, इनका बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अनबियरेबल सिवियर पेन हो जाता है अगर इनकी स्टॉक जो होती है वो डैमेज हो जाए या कोई नर्व कंप्रेस हो जाए। पैथोजेनेसिस की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास म्यूटेशन ऑफ द जीन EXT1 एंड EXT2 जीन की म्यूटेशन होती है। नॉर्मली ये जीन क्या करता है, ये हेपरिन सल्फेट गैग की सिंथेसिस करवा रहा होता है। अब क्या होता है कि जब हमारे पास EXT1 और EXT2 की म्यूटेशन हो जाएगी तो हमारे पास गैग की सिंथेसिस भी नहीं होगी। ये गैग जो होता था ना, ये एक क्या कहूँगी, एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता था जिसमें एक हैजहॉग फैक्टर एक्टिवेट हो रहा था और वो कार्टिलेज की ग्रोथ को रेगुलेट कर रहा था। अब हमारे पास गैग नहीं बना, गैग की म्यूटेशन की वजह से ये हैजहॉग फैक्टर भी हमारे पास इनहिबिट हो जाएगा जो कि कार्टिलेज की ग्रोथ को रेगुलेट नहीं करेगा और हमारे पास कॉन्ड्रोसाइटिक डिफरेंशिएशन नहीं होगी, स्केलेटल डेवलपमेंट डिस्टर्ब हो जाएगी। अब इसमें याद आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रखना है EXT1 और EXT2 जीन की म्यूटेशन। मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो ग्रॉस में हमारे पास एक मशरूम शेप सरफेस प्रोट्रूजन, मशरूम शेप की कैप होती है ना उसके ऊपर। अब उसमें कैप बेनाइन हाइलाइन कार्टिलेज से बनी हुई होती है जबकि पैरिफेरली सराउंड किया हुआ था बाय द पेरिकॉन्ड्रियम। माइक्रोस्कोपिकली बात की जाएगी तो जो हमारे पास कार्टिलेजनस कैप है वो अंडरगो होगी एक एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन। अब क्या है कि जो हमारे पास कैप और वो स्टॉक है वो कंसिस्ट कर रही होती है मेडुलरी कैविटीज़ को, जो कि बिल्कुल सेम होगी मेडुलरी कैविटीज़ ऑफ द बोन। ये मैं आपको पिक्चर से दिखाती हूँ। अब ये देखें, ये हमारे पास ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा की बनने की वो एक प्रोसेस था जिसमें ये मेटाफिजियल रीजन पे ये हमारे पास एक आउट पाउचिंग अपीयर हो रही थी। अब जो मैंने लास्ट पॉइंट आपको बताया ना वो ये था कि जो मेडुलरी कैविटी और कॉर्टेक्स ऑफ द बोन होता है ना वो सेम जा रहा होता है, जैसे बोन में प्रेजेंट होता है ना वैसे इस आउट पॉकेजिंग में भी प्रेजेंट होगा। देखें ऊपर कार्टिलेज तो है जो कैप बना रहा है, जो उसकी स्टॉक हो ना, स्टॉक का बोन मैरो, मेडुलरी कैविटी और बोन दोनों सेम चल रहा होता है। मैं ये बता रही थी आपको। अब ये हमारे पास रेडियोग्राफिकली डिस्टल फीमर में हमें दिखाया हुआ ये, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये फीमर में ही हो रहा होता है। क्लिनिकल कोर्स की बात की जाए तो ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा क्योंकि हमारे पास ग्रोथ प्लेट के अराउंड हो रहा होता है तो ये हमारे पास इनहिबिट हो जाता है इसकी मज़ीद ग्रोथ जब हमारे पास ग्रोथ प्लेट क्लोज हो जाए, और अगर फिर भी अगर कोई सिम्टोमेटिक अपीयरेंस हो रही है तो उसमें हम एक्सीजन कर देते हैं इस आउट ग्रोथ की। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमास क्या है? बेनाइन ट्यूमर ऑफ द हाइलीन कार्टिलेज है। ये भी हमारे पास एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन बोन्स में ही डेवलप्ड होगा। इसमें दो टाइप्स हैं, इकॉन्ड्रोमा या फिर जक्स्टाकॉर्टिकल कॉन्ड्रोमा। इकॉन्ड्रोमा वो होते हैं जो कि मैडुलरी कैविटी में ही होंगे और जक्स्टाकॉर्टिकल वो होंगे जो कि कॉर्टिकल सरफेस ऑफ द बोन पर मिलेंगे। ये हमारे पास सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर रहे होते हैं 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज को। दूसरा ये कि ये हमारे पास सॉलिटरी सिंगल आउटग्रोथ अपेयर होती है एज द मेटाफिजियल लीजन ऑफ द हैंड्स एंड फीट की जो बोन्स होती हैं उनमें। रेडियोग्राफिकली कैसे अपेयर करते हैं ये मैं पिक्चर से दिखाती हूँ। ये देखें, ये प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है। दिस वन इज़ द प्रॉक्सिमल फैलेंक्स जिसमें ये हमें दिखाया हुआ है इकॉन्ड्रोमा।
इस पे अगर हम गौर करें तो ये हमारे पास ये बुक के पिक्चर है, तो ये अंदर हमारे पास कैल्सिफिकेशन हुई हुई है, सेंट्रल कैल्सिफिकेशन हुई हुई है जिसको सराउंड किया हुआ है एक स्क्लेरोटिक रिम ने। तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग इकोंड्रोमा। नाउ इकोंड्रोमा इज रिलेटेड टू द टू डिजीजेस, ऑलियर डिजीज जो कि है हमारे पास एक सिंड्रोम जिसमें मल्टीपल इकोंड्रोमा मिलेंगे, मतलब हाइलीन कार्टिलेज की प्रोलिफरेशन मिलेगी इन द मेडुलरी कैविटी। और सेकंड है हमारे पास मफेकर सिंड्रोम जिसमें हमारे पास इकोंड्रोमेटोसिस मिलेगी हिमेंजियोमा से एसोसिएट करते हुए। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो इसमें सिंपल और ईजी यही है कि इसमें म्यूटेशन होगी IDH1 एंड IDH2 जीन की। इट इज़ स्टैंडिंग फॉर आइसोसेट्रोइड डिहाइड्रोजिनेज जीन्स। ये दोनों जीन्स की म्यूटेशन में क्या होगा कि ये हमारे पास सिंथेसिस करवाएंगे 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट की। ये 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट क्या है, ऑनको मेटाबोलाइट, और ये 2 हाइड्रोक्सी ग्लूटारेट कॉज करेगा DNA मिथाइलेशन। तो इस तरीके से ये हमारे पास जेनेटिक म्यूटेशन कॉज कर रही है इकोंड्रोमा या कॉन्ड्रोमास। मॉर्फोलॉजिकली बात की जाए तो ये स्मॉलर देन 3 सेंटीमीटर होते हैं, ग्रे ब्लू ट्रांसल्यूसेंट स्ट्रक्चर्स की तरह पेयर करते हैं, वेल सर्कमस्क्राइब नोड्यूल्स होती हैं और बिनाइन हाइलीन कार्टिलेज की। इनका जो पैरिफेरल पोर्शन होता है वो होता है एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में चला जाता है, और जो सेंट्रल होता है वहाँ कैल्सिफिकेशन हो जाती है। जैसे मैंने वो रेडियोग्राफिकली पिक्चर भी दिखाई ना, बीच में इस तरीके से कैल्सिफाइड बॉडीज़ बन जाती हैं, और जो ये सराउंडिंग एरियाज होता है वो स्क्लेरोटिक रिम एंडोकॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन में चला जाता है। क्लिनिकल कोर्स की बात करें स्टार्टिंग में तो एसिम्प्टोमेटिक होता है, देन पेन, बोन डिफॉर्मिटीज़ एंड फ्रैक्चर्स। फिर रेडियोग्राफिकली मैंने आपको पिक्चर दिखा दी है जिसमें सेंट्रली कैल्सिफाइड बॉडीज़ होती हैं और सराउंड कर रहा होता है उसे एक थिन स्क्लेरोटिक रिम। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, क्यूरेटेज होता है जिसमें जो एबनॉर्मल टिश्यू की ग्रोथ हुई होती है उसे एक स्पून शेप्ड इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से जला दिया जाता है, निकाल दिया जाता है सर्जिकली। तो यहाँ तक हमने कॉन्ड्रोमास कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रोसार्कोमा जो होता है ये सेकेंडरी मोस्ट कॉमन मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो कि मैट्रिक्स प्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा कॉमन ऑस्टियोसार्कोमा था, उसके बाद अब ये कार्टिलेजनस में कॉन्ड्रोसार्कोमा है। अब इसकी 3 टाइप्स हैं। एक होती है कन्वेंशनल जो कि ऐसी हो कि हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज प्रोड्यूसिंग होगा, कि इसमें हमारे पास हाइलीन कार्टिलेज का ट्यूमर हो रहा होगा। फिर डी डिफ्रेंशिएटेड क्लियर सेल और मेसेनकाइमल। इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो डी डिफ्रेंशिएटिंग होता है ना ये हाई प्लस लो ग्रेड होता है, ये मैं आगे आपको ग्रेड्स बताऊंगी। जो क्लियर सेल होता है ये लो ग्रेड होता है, और जो हमारे पास मेसेनकाइमल है दिस इज हाई ग्रेड। ठीक है, तो ग्रेड्स की बेसिस पे इनका ये डिफरेंस हुआ है। कन्वेंशनल वो होता है जो कि बोन में कोई प्री एग्जिस्टेंट डिजीज़ नहीं थी और ये प्राइमरी ट्यूमर हुआ है। अब हमारे पास डेरी डिफ्रेंशिएटेड का तो कोई फीचर नहीं लिखा हुआ बुक में। क्लियर और मेसेनकाइमल का ये है कि चिल्ड्रन और यंग एडल्ट्स में बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। कन्वेंशनल की बात की जाए तो ये 40 ईयर्स से ज़्यादा जो पेशेंट होंगे वो हमारे पास कन्वेंशनल होंगे। दूसरा मेल टू फीमेल रेशियो जो होता है 2:1 होता है, मेल को ज़्यादा होता है। ये 85% जो होता है ये प्राइमरी डेवलप्ड हो रहे होते हैं इन द बोन, और 15% जो होता है कोई प्री एग्जिस्टेंट डिजीज़ हो लाइक इकोंड्रोमा या ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा में। अब दूसरी बात ये कि कॉन्ड्रोसार्कोमा जो होता है ये एक्सियल स्केलेटन में अराइज करता है, लाइक पेल्विस, शोल्डर और रिब्स, यानी जो एक्सियल स्केलेटन है। जबकि ऑस्टियोसार्कोमा किसको कर रहा था, नी जॉइंट को सबसे ज़्यादा कर रहा था। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो ये हमारे पास अराइज कर सकता है इन मल्टीपल ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा सिंड्रोम जिसमें हमारे पास EXT1 जीन की म्यूटेशन होती है। इसके अलावा IDH1, IDH2 जीन की म्यूटेशन जो कि हमारे पास किस में हो रही थी, कॉन्ड्रोमास में हो रही थी। कोलेजन की भी म्यूटेशन मिल सकती है हमें COL2AI जीन, या फिर CDKN2A जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जो कि ट्यूमर सेल्स की प्रोलिफरेशन को इनहिबिट कर रहे होते हैं, उनकी साइलेंसिंग करवा दी जाए बाय DNA मिथाइलेशन। ये इसकी पैथोजेनेसिस है जिसमें 3 जीन्स याद रखिएगा, EXT1, IDH1, कोलेजन का और ये ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये 4 जीन्स हैं जो कि हमारे पास कॉन्ड्रोसार्कोमा में इन्वॉल्व्ड हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो ये हमारे पास अपीयर करते हैं लार्ज बल्की ट्यूमर मासेस जो कि बहुत ज़्यादा ग्लिसनिंग होते हैं, इनकी ब्लड सप्लाई रिच होती है, ग्रे वाइट से होते हैं, कार्टिलेज कंटेनिंग, और स्पॉटी कैल्सिफिकेशन एंड नेक्रोसिस मिलेगी हमें, नेक्रोस्ड हो जाएंगे। हिस्टोलॉजिकली बात की जाए तो इनमें
मैरो स्पेसेस डेवलप हो जाती हैं बिटवीन द बोनी ट्रेबिक्यूलाई, जो इंटरकनेक्टिंग बोनी ट्रेबिक्यूलाई होते हैं उनके बीच में मैरो स्पेसेस डेवलप हो जाएंगी। इनकी ग्रेडिंग जो मैंने आपको पीछे बताई थी ऑन द बेसिस ऑफ सैल्युलैरिटी और माइटोटिक डिवीजन के कितने रैपिडली ये डिवाइड हो रहे थे। तो ग्रेड 1 जो होता है ये लो सेल्युलैरिटी, तो इसमें हमारे पास क्या आता है, क्लियर सेल सिंड्रोम, क्लियर सेल कॉन्ड्रोसार्कोमा जो होते हैं, क्योंकि इनमें कॉन्ड्रोसाइट जो होते हैं वो इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे होते और इनमें सर्वाइवल चांस भी 80 to 90% होता है। जबकि ग्रेड 3 हाईली सेल्युलर होता है, इसमें बिजेयर ट्यूमर जाइंट सेल्स में होते हैं, एक्सट्रीम माइटोसिस मिलेगी और इनमें सर्वाइवल रेट भी 43% होगा। नाउ क्लिनिकल कोर्स की बात करें तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, प्रोग्रेसिवली इनलार्ज मासेस होती हैं, रैपिडली ग्रो हो रहे होते हैं। इसमें हमें मैट्रिक्स की कैल्सिफिकेशन मिलेगी, कॉर्टिकल थिकनिंग मिलेगी और ये एक स्लो ग्रोइंग ट्यूमर की तरह प्रेजेंट करता है। कॉर्टिकल थिकनिंग होगी बहुत ज़्यादा और हाई ग्रेड न्यूप्लाज्म जो होगा ना वो कॉर्टेक्स की पहले थिकनिंग कर रहा होगा, बट मज़ीद करते करते वो कॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, एज अ सॉफ्ट टिश्यू मास अपीयर करेगा। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो सर्जिकल एक्सीजन और कीमोथेरेपी ही इसकी ट्रीटमेंट है और मेटास्टेसिस हो सकती है इनटू द लंग्स।